गुड इवनिंग। ये वीडियो बीकॉम पार्ट थर्ड, जो इस बार LNMU के स्टूडेंट हैं जिनका 2 मई से एग्जाम है, तो कुछ बच्चे के जिद पे इस वीडियो को बनाया जा रहा है। आज से अगर आप मेरा 15 दिन लगातार वीडियो देखते हैं तो मैं ये प्रॉमिस करता हूं कि आपके 4 ऑनर्स पेपर में टैक्स, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और ऑडिटिंग, ये हमारा प्रॉमिस रहा कि कम से कम 4 का 4 ऑनर्स पेपर का मिनिमम मैं 15-15 वीडियो बनाऊंगा। उसको आप घर पे बैठते काम करते ब्लूटूथ लगा के बस मग्न हो जाइए, उस आवाज़ को गौर से सुनिए रिवाइंड कर करके। हमको विश्वास है कि आपको अच्छा नंबर आ जाएगा। 15 क्वेश्चन से कोई गारंटी लेना बेवकूफ़ी होगा, गेस इज गेस, लेकिन उस 15 क्वेश्चन से आने वाले कोई भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आज मैं टैक्स का पहला क्लास ले रहा हूं ऑनलाइन माध्यम से, जिसमें आज बेसिक बात बताएंगे। उस बेसिक बात से आपको टिप्पणी करे क्वेश्चंस जो होते हैं, जो 10 नंबर में पूछता है, वो आपका सॉल्व हो जाएगा और इस पे ही आगे का चैप्टर स्टार्ट होगा। तो चलिए, अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। नहीं जुड़ना चाहते हैं कोई बात नहीं, देख के काम चला लीजिए। तो आज हम सबसे पहला इनकम टैक्स में सबसे पहला चर्चा करना चाहते हैं असेसमेंट ईयर, और दूसरा वर्ड प्रीवियस ईयर। ये असेसमेंट ईयर क्या होता है और ये प्रीवियस ईयर क्या होता है। तो असेसमेंट ईयर के बारे में कहा गया है कि ये 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023। तो कहेगा सर ये वीडियो बना रहे हैं अप्रैल में, बता रहे हैं आप पीछे का। तो मेरे भाई कॉमन सेंस का बात है, एग्जाम तो आपका पीछे वाले सिलेबस का होगा ना। हाँ, जो न्यू स्टूडेंट हैं, अब जो नया पार्ट थर्ड जाएंगे, बस उसको क्या करेंगे, 1 अप्रैल 2022 को कर देंगे 1 अप्रैल 2023, कर देंगे इसको 31 मार्च 2024। तो आपका असेसमेंट ईयर हो गया। असेसमेंट ईयर का मतलब वह ईयर जिस साल हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं, जिस साल हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। क्या राजा, समझ में आ रही है आपको मेरी बात? गुड। नेक्स्ट, प्रीवियस ईयर, गत वर्ष, जो इस साल के लिए, जो इस साल एग्जाम होगा 2023 में, पीछे साल का एग्जाम होगा ना, तो उसके लिए 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 को हम प्रीवियस ईयर कहते हैं। प्रीवियस ईयर का मतलब होता है जितना मैंने पिछले साल कमाया। जिस साल कमाते हैं उस साल टैक्स नहीं देते मेरे भाई, जिस साल कमाते हैं उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर, और जिस साल हम टैक्स पे करते हैं उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। आगे में इसका आपको डिफिनेशन भी बताएंगे। अभी इतना समझिए कि जिस साल हम टैक्स पे करते हैं उसको असेसमेंट ईयर बोलते हैं, जिस साल हम कमाते हैं उसको प्रीवियस ईयर बोलते हैं। यानी प्रीवियस ईयर का टैक्स हम असेसमेंट ईयर देते हैं, और इस साल का असेसमेंट ईयर 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2023 तक है। तो 2 टॉपिक खत्म। अब आइए, पहला टॉपिक हमारा है टैक्स, कर। ये टैक्स क्या होता है, ये कर क्या होता है। तो टैक्स को जानने के लिए आप ये जान लीजिए कि किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए अमीर और सक्षम व्यक्तियों से, ऐसा नहीं कि सरकार कहती है गरीब आदमी को टैक्स देने के लिए, अमीर और सक्षम। अमीर और सक्षम का मतलब जो कैपेबल पर्सनालिटी है, जो पैसा वाले लोग होते हैं, उनको ही टैक्स देना है, जो टैक्स स्लैब के अंतर्गत आते हैं। अब वो टैक्स स्लैब क्या है वो थोड़ी देर के बाद आपको चर्चा करेंगे। तो कहता है केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे भी, या किन्हीं को नोट्स अगर चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, मैं उनको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा रचनात्मक कार्यों के लिए कहता है केंद्र सरकार या राज्य सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा रचनात्मक कार्यों के लिए, रचनात्मक मतलब डेवलपमेंट वर्क के लिए, सड़क बनाना, पुल बनाना, स्कूल बनाना, लाइब्रेरी बनाना, जितना भी सरकार काम करता है रचनात्मक कार्य देश के डेवलपमेंट के लिए, रचनात्मक कार्यों के लिए देश के सक्षम एवं अमीर व्यक्तियों से वसूल की जाने वाली राशि को हम टैक्स कहते हैं। यानी केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा देश के सक्षम एवं अमीर व्यक्तियों के द्वारा या अमीर व्यक्तियों से वसूल की जाने वाली राशि को हम टैक्स कहते हैं। टैक्स के बारे में दूसरा टॉपिक है कि टैक्स 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। तो डायरेक्ट टैक्स जो हम खुद अपने घर से चुकाते हैं,
वो डायरेक्ट टैक्स हो गया। आज जो टैक्स हम दूसरे से लेते हैं अब फिर सरकार को चुकाते हैं, वो इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, जो आपको हम आगे बता रहे हैं, जस्ट अभी चर्चा कर देते हैं। तो देखिए अब हमारे नोट्स के हिसाब से डायरेक्ट टैक्स कहता है, डायरेक्ट टैक्स के बारे में, वह कर जो व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पे अपने घर से चुकाता है, जिसमें आपका इनकम टैक्स है, हाउस टैक्स है, सेक्स टैक्स है और गिफ्ट टैक्स है। यानी जिसको हम कमाते हैं और खुद अपने घर से चुकाते हैं, उसको हम लोग डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। और आपका डायरेक्ट टैक्स ही इनकम टैक्स है। यानी आप जो बुक पढ़ रहे हैं वो डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स ही इनकम टैक्स है। अब आइए इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर, वह कर जो सरकार द्वारा जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है, चुकाता वही व्यक्ति है, लेकिन इसकी भरपाई वह अन्य व्यक्तियों से कर लेता है, उसे हम अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। जिसमें सेल टैक्स आता है, इंटरटेनमेंट टैक्स आता है, रोड टैक्स आता है और जीएसटी आता है। एकदम रिलैक्स होके समझिए। क्या बात है राजा, अभी हाफ ही लेने लगे? तो चाय से मंगा लीजिए, आप भी सिप लीजिएगा, हम भी सिप लेंगे। तो कहता है, प्यारी भी मुस्कुरा रही है, कोई बात नहीं प्यारी, मुस्कुराइए, आज प्यारी भी मुस्कुरा रही है। देखिए, तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? वह कर जो सरकार द्वारा जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है, चुकाता वही व्यक्ति है, लेकिन उसकी भरपाई वह अन्य व्यक्तियों से कर लेता है। जैसे सेल टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, रोड टैक्स, जीएसटी। आप कभी गौर किए होइएगा, कभी एनएच पे सफर करने का मौका मिला होगा, तो उस एनएच पे आपको टोल प्लाजा होता है। टोल प्लाजा वाला आपसे टैक्स लिया, जो वेंडर और जो लेने वाला व्यक्ति होता है, और वो फिर सरकार को दे देता है। अभी जस्ट हमने कुछ दिन पहले ये डिजिटल बोर्ड खरीदा, डिजिटल बोर्ड पर मैंने जीएसटी चुकाया, कंपनी हमसे जीएसटी लिया, लेकिन वह जीएसटी फिर किसको दे देगा? सरकार को। तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो टैक्स दो तरह का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जो हम खुद चुकाते हैं वो डायरेक्ट टैक्स है, जो दूसरे से लेके सरकार को देते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स है। अब आइए भाई मेरे, अब आपका टॉपिक है आयकर, इनकम टैक्स। ये इनकम टैक्स क्या होता है, ये आयकर क्या होता है? कहता है, साधारण बोलचाल की भाषा में व्यक्तियों द्वारा अर्जित आय पर लगने वाले कर को इनकम टैक्स कहते हैं। आयकर एक प्रत्यक्ष कर होता है, केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। ये जो टैक्स होता है एवं लगाया वसूल किया जाता है। कहने का मतलब आयकर के बारे में, साधारण बोलचाल की भाषा में व्यक्तियों द्वारा अर्जित आय पर लगने वाले कर को इनकम टैक्स कहते हैं। आयकर एक प्रत्यक्ष कर होता है, यह कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया एवं वसूल किया जाता है। सिंपल लॉजिक, हम कमाएंगे तो सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। जो हम टैक्स पे करते हैं वो क्या कहलाता है? इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स लेता कौन है? तो सरकार। तो ये आपका इनकम टैक्स हो गया। अब बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, इसी पर आपका LNMU निकल जाएगा। LNMU कहने का मतलब ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। आपके कोई भी क्वेश्चंस इससे अछूता नहीं होंगे। इसी 5 हेड में से 5 के 5 क्वेश्चंस होंगे। कहता है कि आयकर अधिनियम के अंतर्गत आय के 5 शीर्षक। कहता है, देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। भारत का रहने वाला व्यक्ति, भारत का रहने वाला व्यक्ति कहीं से कमाए, भारत का रहने वाला व्यक्ति कहीं से कमाए, उसकी आय की कैलकुलेशन 5 ही शीर्षक में होगी मेरे भाई। आप कहीं से पैसा कमाइए, उसकी चर्चा 5 ही जगह से होगी। पहला है इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, चौथा कैपिटल गेन, पांचवा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। हम आपको यह समझाना चाह रहे थे कि आय के 5 शीर्षक होते हैं। आय के 5 शीर्षक होते हैं। पहला है इनकम फ्रॉम सैलरी। सैलरी एक बहुत बड़ा लेशन है जो आपको इनकम हेड का पहला हेड होता है। इतना सिर्फ आप समझिए, कोई भी चाहे सरकारी जॉब वाला व्यक्ति हो या प्राइवेट जॉब वाला व्यक्ति हो या मजदूर ही क्यों ना हो, चाहे वो मजदूर ही क्यों ना हो, इस हेड में जाएगा, सैलरी हेड में। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, MP MLA का वेतन सैलरी हेड में नहीं जाता है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाता है। आप जैसे जैसे मेरा क्लास करेंगे बहुत सारी बातें आपको समझ में आएगी। तो कहता है इनकम फ्रॉम सैलरी, वेतन से आए, सरकारी नौकरी करने वाला हो या प्राइवेट नौकरी करने वाला हो,
या मजदूरी करने वाला हो, टैक्स स्लैब में आएगा तो इसी हेड में जाएगा। दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है? आपके पवन सर की 3 जगह मकान है, मधुबनी में भी, पटना में भी और रांची में भी। तो सरकार हमको कहती है, पवन बाबू आप सोमवार को मधुबनी में रहते हैं, मंगलवार को रांची में और बुधवार को पटना में। नहीं ना? नो सर, वेरी गुड, नो सर। सरकार कहती है एक काम कीजिए, इस तीनों जगह के मकान में जो सबसे बड़ा मकान है उसमें आप खुद रह जाइए, और बाकी जो 2 मकान बचा जिससे इनकम आता है, उससे रेंट जो आता है, उसको आप इस हेड में डालिए, वो कहलाएगा हाउस प्रॉपर्टी। तब एक बच्चा देखो, विजय ने क्वेश्चन कर दिया, क्या सर आपके मकान में हाउस प्रॉपर्टी लगेगा? तो हाँ, एकदम लगेगा। हम 1 फ्लोर में खुद रहते हैं, 1 फ्लोर रेंट पे लगाए हैं, तो रेंट अगर हम 1 फ्लोर से कमा रहे हैं तो उसको हम किस में डालेंगे? हाउस प्रॉपर्टी में। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। ये भाई बहुत बड़ा वर्ड है। पूरा दुनिया, पूरा संसार, पूरा वर्ल्ड इस बिजनेस से ही जुड़ा हुआ है। इसी में इंडस्ट्री है, पूरा बिजनेस, व्यापार पूरा का पूरा। एक छोटा चाय दुकान करने वाला, पान दुकान करने वाला, बड़ा पार्टनरशिप फर्म पर चलाने वाला, इंडिविजुअल फर्म चलाने वाला, कंपनी चलाने वाला, कोई भी व्यक्ति है, इसी हेड के तहत, बिजनेस के तहत वो क्या करता है? अपना पेमेंट करता है, उसको हम लोग बिजनेस बोलते हैं। और प्रोफेशन, प्रोफेशन आते ही आप लोग बचपन से 2 नाम तो सीखे हैं, डॉक्टर और इंजीनियर। डॉक्टर और इंजीनियर, तो ये 2 हेड उसमें आ गए। तो 2 ही हेड नहीं, प्रोफेशन में डॉक्टर है, इंजीनियर है, सीए है, चार्टर अकाउंटेंट है, वो भी जो कमाता है। प्रोफेशन मतलब पहले कहीं से विशेष ज्ञान लेना, उस ज्ञान को समाज के लोगों के बीच यूटिलाइज करना। डॉक्टर पहले एमबीबीएस का डिग्री लेता है, फिर वकील भी वो बार काउंसिल का मेंबर होता है, यानी पहले वो एलएलबी का डिग्री लेता है तब सलाह देता है। एक सीए, चार्टर अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट से वो डिग्री लेता है तब वो सीए का काम करता है, तो उसको प्रोफेशनल व्यक्ति बोलते हैं। तो प्रोफेशनल व्यक्ति अगर कमाएगा तो वो प्रोफेशन कहलाएगा। और कैपिटल गेन, ये कैपिटल गेन क्या होता है मेरे भाई? जी, टीचर को सैलरी मिलता है तो वो सैलरी हेड में जाएगा। रेलवे से है तो ड्राइवर है, वो भी सैलरी हेड में जाएगा। देखो, जब आप विशिष्ट काम करते हैं, डॉक्टर अगर हॉस्पिटल में काम करता है वो सैलरी हेड है, लेकिन अपने क्लिनिक पर वो पेशेंट का इलाज करता है, वो फीस लेता है, तो वहां पर क्या है? वो प्रोफेशन है। फिर कहलाता है कैपिटल गेन। ये सुनिए, ये इनकम का चौथा हेड है। समीर अभी हाफ यूफी लेने लगा, नींद तोड़ो भाई। तो कहता है ये कैपिटल गेन क्या है? ये कैपिटल गेन क्या होता है? तो कैपिटल गेन का मतलब होता है पूंजी लाभ। कोई प्रॉपर्टी हम आज से 10 साल पहले खरीदे और आज उसको हम सोल्ड कर दिए, कहीं इन्वेस्टमेंट किए थे, उसको आज हम सोल्ड कर दिए। उस पीरियड में जो हमारे पैसा में जो वृद्धि हुआ वो कैपिटल गेन कहलाता है। और लास्ट, जो इस 4 हेड में नहीं जाएगा वो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। कौन बनेगा करोड़पति से आप पैसा जीत रहे हैं? किसी, आप अभी ड्रीम 11 चल रहा है, उससे पैसा आपने जीत लिया। जुआ है, घुड़दौड़ है, वर्ग पहेली है, किसी भी हेड से अगर आप पैसा जीतते हैं तो वो हमारा कहलाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यानी जो इस 4 हेड में नहीं गया, जो इस 4 हेड में नहीं गया, वो जहां जाएगा उसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए उस पर भी चर्चा करेंगे थोड़ी देर के बाद। अब आइए थोड़ा सा हिस्ट्री जानिए कि इंडिया में यानी भारतवर्ष में ये कैसे प्रचलन में आया इनकम टैक्स। थोड़ा सा गौर से समझिए। कहता है भारत में आयकर का इतिहास। ये भारत के बारे में थोड़ा सा हमने लिखा है ताकि लाइट वेट कम से कम जानना चाहिए। तो भारत में सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में आयकर का प्रचलन हुआ। कहता है इसके बारे में, एक सेकेंड देखिए, भारत में सर्वप्रथम 1860 में आयकर का प्रचलन हुआ। इस कर को सर्वप्रथम सर जेम्स विल्सन ने लगाया था। इस कर को लगाने के पीछे 1857 का सैनिक विद्रोह मुख्य कारण बताया जाता है। आयकर अधिनियम का अध्ययन जो हम कर रहे हैं वो 1961 में बना और यह 1 अप्रैल 1962 से क्या हुआ? लागू हुआ। यही इसका हिस्ट्री है
कि यह सैनिक विद्रोह के बाद लगा। इसको लगाने का क्रेडिट आपको सर विलियम्स, आपने पढ़ा, सर जेम्स विलियम्स को जाता है। 1857 उसका रीजन है। 1961 में बना और लागू हुआ 1962 में। एक टॉपिक आपका और खत्म हो गया। अब आपका क्वेश्चन है इनकम। ये इनकम क्या होता है, आय क्या होता है? तो देखिए एकदम हमने इसको खूबसूरत से लिखा है, अगर आपको गौर से दिख रहा है कि आय का मतलब उस मौद्रिक आय से होता है जो कुछ नियमितता, रेगुलर के साथ निश्चित साधनों। तो इनकम के 5 ही हेड होते हैं मेरे भाई। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, यानी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। 5 हेड भाई, गौर से सुनिए। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, चौथा कैपिटल गेन, पांचवा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये जो 5 हेड होते हैं उससे अगर आप कमाते हैं उसी को इनकम कहा जाता है, उसी को इनकम कहा जाता है। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आप कहेगा सर इनकम तो जान गए, ये ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है? तो बस इस 5 हेड को जोड़ दीजिए आप। इनकम के कितने हेड पढ़े आप? 5। समीर गुप्ता आपने क्या पढ़ा? इनकम कितने हेड? 5। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स एंड बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इस 5 शीर्षक को आय के योग को ग्रॉस टोटल इनकम कहते हैं। अगर हम इनकम के 5 हेड को जोड़ दें, 5 जगह से कमाए तो इनकम, ये हमारे इनकम है, और उस 5 को जोड़ दें तो क्या हो गया हमारा? ग्रॉस टोटल इनकम। अब एक क्वेश्चन और उठता है कि सर ये टोटल इनकम क्या है? तो इनकम के 5 हेड उसको जोड़ दीजिए और उसमें से कुछ डिडक्शंस होते हैं जिसको कटौतियां बोलते हैं, जिसमें धारा सी से धारा यू तक भी दिख रहा होगा, ये यू है। ये जो आपको दिख रहा है इसको कहता धारा 80 सी से 80 यू तक की कटौतियां काटने के बाद, ये धारा 80 सी से 80 यू क्या होता है? एक चैप्टर है, डिडक्शन चैप्टर, वो पढ़ाएंगे। इतना फिलहाल जानिए, जैसे अगर आप LIC में 1.5 लाख तक जमा करते हैं या सुकन्या योजना में पैसा जमा करते हैं, 3-4 डिडक्शन मिला के 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कोई रिटायरमेंट फंड होता है वगैरह, वो आपको हम बताएंगे डिडक्शंस में। तो वो सब की चर्चा घटाने के बाद जो पैसा बचता है उसको हम लोग टोटल इनकम कहते हैं। तो एक बार वंस अगेन, इनकम के 5 हेड, उस 5 हेड को लिख दीजिए तो इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम, 5 हेड को जोड़ दीजिए ग्रॉस टोटल इनकम, और टोटल इनकम दैट मींस 5 हेड को जोड़ने के बाद धारा 80 सी से 80 यू तक की जो डिडक्शंस होंगे, जो कटौतियां होंगे, उसको घटा दीजिए तो टोटल इनकम। अब थोड़ा सा आगे बढ़िए। अब है कैजुअल इनकम, आकस्मिक आय। अभी कन्हैया दैट मींस विजय बाबू अभी कैंपस से निकला, अचानक रोड पे 500 रुपया मिल गया। तो आज तो मिल गया, क्या यार डेली मिलते रहेगा? डेली तो नहीं मिलेगा, नहीं। ऐसे समझिए, वर्ग पहेली, जुआ, इसे अगर आप कमाते हैं तो वो कैजुअल इनकम होता है। लॉटरी में किसी को पैसा फंस गया, वो कैजुअल इनकम होता है। पंखा चला दो, वो कैजुअल इनकम होता है। जब आप रेगुलर उसको नहीं कमाते हैं, कभी कभी कमाते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं कैजुअल इनकम। ध्यान से सुनिए, ऐसी आय जो संयोग बस बिना किसी आशा के प्राप्त होती है तथा जो बार बार न होने वाली प्रकृति की होती है, उसे हम कैजुअल इनकम कहते हैं। देखिए हमने लिखा लॉटरी से आए। अभी तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपका ड्रीम 11 है मेरे भाई, पूरा दुनिया पागल बना हुआ है। मधुबनी के लड़का लोग को पैसा मिल जाता है, लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ के उसको लगता है यही सब काम करना चाहिए। लॉटरी से इनकम, घुड़दौड़ से जिसको हॉर्स रेडिंग कहते हैं, वर्ग पहेली, ताश, जुआ, इस सब से जो भाई सब इनकम होता है, इसको हम लोग कैजुअल इनकम कहते हैं। ये आकस्मिक है, ऐसा नहीं कि डेली प्राप्त होता है, ये संयोग बस कभी कतार प्राप्त हो जाता है। जैसे मधुबनी के लड़का को देखे 2 करोड़ मिला है, जस्ट रिसेंट, आज की बात है, तो उसको हम लोग कैजुअल इनकम बोलते हैं। अब नहीं, थोड़ा सा हेड को बढ़ाइए, गौर से समझिए, क्योंकि 15 दिन में पूरा इनकम टैक्स वाला पटना है। फिर कहता है, तो देखिए तो किसका, फिर कहता है ये पर्सन क्या होता है, गौर से सुनिए, ये पर्सन क्या होता है। पर्सन का मतलब होता है आयकर अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति का तात्पर्य एक व्यक्ति, साझेदारी फॉर्म, कंपनी, हिंदू अविवाहित परिवार, स्थानीय सत्ता,
कृत्रिम व्यक्ति, वैधानिक निगम, विश्वविद्यालय आदि आते हैं। यानी इस सब का सब व्यक्ति मेरे भाई टैक्स भरता है। व्यक्ति समझ गए? करदाता, एसएससी, कर चुकाने वाले व्यक्ति को करदाता कहा जाता है। सिंपल, जो व्यक्ति कर चुकाता उसको एसएससी कहते हैं। अब फिर से चले आइए असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, जो कुछ देर पहले पढ़ाए थे। असेसमेंट ईयर का मतलब 12 माह की वह अवधि जो 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है और 31 मार्च को समाप्त हो जाता है, उसे असेसमेंट ईयर कहते हैं। इस वर्ष में करदाता द्वारा कर निर्धारण करके उसका भुगतान किया जाता है। असेसमेंट ईयर में ही हम पिछले साल का टैक्स का कैलकुलेट करते हैं। आप समझ में आ रहा है? प्यारी, आप समझे? गुड। प्यारी अगर समझ गए तो पूरा क्लास समझ गया। क्योंकि प्यारी का स्माइल बहुत प्यारा है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि 12 माह की वह अवधि जो 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है और 31 मार्च को समाप्त हो जाता है, उसे हम लोग असेसमेंट ईयर कहते हैं। इस वर्ष में करदाता द्वारा कर का निर्धारण करके उसका भुगतान किया जाता है। अब प्रीवियस ईयर, गत वर्ष, कर निर्धारण वर्ष से ठीक पिछले 12 माह की अवधि, यानी जिस साल हम टैक्स पे करते हैं उसे ठीक पिछला 12 माह की अवधि को गत वर्ष कहा जाता है। गत वर्ष की समाप्ति सदैव 31 मार्च को होती है। वह वर्ष जिसमें आय कमाई गई जाती है उसे हम गत वर्ष कहते हैं। जिस साल मैंने कमाया उसको प्रीवियस ईयर, और जिस साल मैंने इसको टैक्स दिया उसको असेसमेंट ईयर। तो गौर से देखा जाए तो हमने आपको आज सिखाया क्या क्या, तो शुरू से आप ले लीजिए। आज हमने जो सिखाया, ऐसे कोई स्टूडेंट जो हमसे पढ़ते हैं नहीं पढ़ते उससे कोई मतलब नहीं है। अगर मदद हो सकता है तो मदद करना चाहिए। अगर हम मदद नहीं करेंगे तो कौन मदद करेगा? हम आपको मदद करेंगे, ऊपर वाला हमको मदद करेगा। आप कहीं के भी स्टूडेंट हैं, अगर आप LNMU से एग्जाम देने जा रहे हैं, आप हमारे व्हाट्सएप पर हाई करके भेजिए, मैं आपको तुरंत आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। आपको आज मैंने सिखाया असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, टैक्स। टैक्स 2 तरह के, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। हमने सिखाया डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। फिर सिखाया इनकम टैक्स। फिर हमने बताया इनकम के 5 हेड होते हैं: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। फिर हमने थोड़ा सा हिस्ट्री बताया कि इंडिया में कैसे कैसे ये इनकम टैक्स आया। फिर ये इनकम क्या होता है, इनकम के 5 हेड क्या होते हैं, फिर ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है। फिर हमने आपको बताया ये टोटल इनकम क्या होता है। फिर हमने बताया कि आप जो ड्रीम 11 से कमाते हैं वो कैजुअल इनकम क्या होता है। ये फिर रहा आपका कैजुअल इनकम, वो कैजुअल इनकम क्या होता है। फिर हमने आपको बताया पर्सन क्या होता है। पर्सन में जो टैक्स पे करता है वो व्यक्ति भी हो सकता है, पार्टनरशिप फॉर्म भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकता है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी हो सकता है। फिर हमने बताया एससीसी कौन है, करदाता कौन होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है और प्रीवियस ईयर क्या होता है। इतना अगर आप बेसिक क्लास करते हैं तो कल मैं फिर दूसरे वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगा, और मुझे विश्वास है अगर इसको आप राइट डाउन कर लेंगे तो कल का क्लास मेरा आपको और बेहतरीन लगेगा।